हाँ, सभी का इस सेकंड पार्ट में फिर से स्वागत है। जो पहले पार्ट में हमने देखा था, बच्चे की हिस्ट्री के बारे में हम लोग देख रहे थे कि उसका मानसिक रिएक्शन क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ों को। तो अभी बच्चे का ईटिंग हैबिट्स कैसे होता है ये हमें जानना ज़रूरी होता है। मतलब वो क्या खाता है, भूख लगने पर ही खाता है, भूख को क्या वो कंट्रोल कर पाता है, अगर नहीं कंट्रोल कर पाता तो उसकी रिएक्शन क्या होती है। तो यहाँ से हमें बच्चे का अलग अलग तरीके का पैटर्न देखना होता है। भूख अगर लगी तो कंट्रोल कर पाएगा नहीं, उसको खाने में ज़्यादा क्या पसंद है। जैसे अभी पसंद में ना दो तीन चीज़ें होती है कि हम लोग ना कि कोई डॉक्टर ने बोला है कि आपने मीठा नहीं देना है तो आप बोलोगे उसको मीठा पसंद नहीं है। बट लेकिन नहीं, उस वो बच्चे को खुद को क्या लगता है खाना और क्या पसंद है और नहीं पसंद है, तो दोनों चीज़ें आपने बोलनी है। जैसे कोई बच्चों को मिट्टी या पेंसिल या ऐसा कुछ खाने की आदत होती है, रबर वो खाने की आदत होती है, किसी को चॉकलेट पसंद होते, किसी को नहीं होते, दूध, उसके बाद में फिश, एग्स, चिकन मटन अगर है तो अलग अलग, प्रॉन्स किसी को पसंद है, फ्रूट्स पसंद है या नहीं है। कुछ बच्चों में आदत होती है वो अंगूठा चूसते रहते या उंगलियां चूसते रहते हैं। कुछ बच्चों को सिर्फ क्रंची फूड चाहिए होता है, किसी को पेस्ट्री पसंद है, किसी को स्वीट्स पसंद है, किसी को खट्टी चीज़ें पसंद है, किसी को नमक ज़्यादा पसंद है, कोई आइसक्रीम चाहिए। जैसे मेरे पास में दो तीन बच्चे थे तो जो ऑटिज़म के थे, तो उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा मार्क थी, तो हमें उसके रिगार्डिंग जो दवा आती होम्योपैथी में वो दवा देना पड़ी थी, तब जाके उसको आराम भी हुआ था। तो आप क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं एज अ पेरेंट, उसके ऊपर ज़्यादा हमारा डिपेंड रहेगा। हम्म, अगर ये चीज़ें चाहिए बच्चे को तो क्या वो कितना एग्रेशन से मांगता है, तो वो आपको बताना है। अ, उसके बाद में ऑटिज़म में ना दो चीज़ें होती है, ऑटिज़म विथ और विदाउट बिहेवियरल इशूज। मतलब कोई बिहेवियर का इशू रहेगा, जैसे दूसरे को मारना, काटना या ढकेलना। कोई बच्चों को ऑटिज़म के साथ में फिट की भी हिस्ट्री होती है, तो आपके बच्चे में क्या है वो चीज़ आपको हमें बतानी रहेगी। तो ये चीज़ रहती है ज़रूरी। उसके बाद में बच्चे का अगर हम देखेंगे तो क्या क्या उसको टीकाकरण आपने करवाया है। क्या वो कभी बिस्तर से गिरा था या झोली से गिरा था, सर पे मार लगा था बचपन में एक या दो बार ऐसे कुछ हुआ था। कोई भी चीज़ की वजह से अगर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना हो तो उसका रिकॉर्ड हमें चाहिए पूरा। अ, आपने अगर देखा हो कि कुछ बच्चे जो रहते हैं तो उनमें टीका लगाने के बाद में फिर वो ऑटिस्टिक होते हैं। क्या आपने ऐसा ऑब्जर्व किया है, तो कौन सा वो टीका था? क्या उसको कोई एनिमल ने बाइट किया हुआ है? बार बार किसी को फोड़े आते रहते हैं तो क्या वो चीज़ थी? या बार बार कान का इन्फेक्शन होना, टॉन्सिल का इन्फेक्शन होना, या सर्दी हो जाना, या खांसी हो जाना, या फिर कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल भी बीमार नहीं होते हैं। तो इस तरीके की हिस्ट्री हमें बच्चों की चाहिए होती है। इसके अलावा ज़रूरी होता है हम लोगों को फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में ये रहता है कि बच्चे के जो माँ और पिता है, तो दोनों के जो ब्लड रिलेटिव्स है उनमें से किस किस को नीचे से मतलब आगे जो मैं बताने वाला हूँ क्या वो बीमारियाँ थी। जैसे कि आप देखोगे उसमें जाके कि डायबिटीज़ कितने लोगों में था, बीपी का शिकायत, थायराइड का शिकायत, हार्ट डिसीजेस, या फिर फीट या मिर्गी जिसको हम लोग बोलते हैं, किसी को साइकेट्रिक बीमारियाँ रही हो, कैंसर रहा हो, या फिर एलर्जीज की शिकायत हो, स्किन की शिकायत हो जो सालों तक चलती रही हो, पैरालिसिस हुआ हो, संधिवात, टीबी, अल्कोहलिज्म की जैसे हम लोग बोलते हैं कि वो शराब छोड़ ही नहीं पाते, क्या इस तरीके के कोई और दूसरे एडिक्शंस थे। अल्सर की हिस्ट्री रही होगी फैमिली में। तो क्या आपके फैमिली में जो थे ऐसा कुछ इनमें से है? या फिर वो फाइट जैसे, मतलब घर के अंदर का जो माहौल रहता है ना फैमिली हिस्ट्री में, ये भी ज़रूरी है कि घर में मान लो ये ऑटिस्टिक बच्चे की माँ है और उसकी सास, दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, या माँ और पिताजी दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, और उसकी वजह से बच्चे के ऊपर असर हो सकता है। तो क्या आपके केस में ऐसा था? उसके बाद में जो ग्रैंड पेरेंट्स है तो वो मतलब नाना नानी या दादा दादी, तो उनके बारे में ऐसा रहता है कि उनको लगता है कि अपने पोते को या पोती को
ये है ही नहीं ऑटिज़म, तो उनका एक्सेप्टेंस बीमारी के प्रति है या नहीं, तो वो देखना हमें ज़रूरी होता है। क्या आपकी फैमिली में किसी की उम्र से पहले डेथ हुई हो, जैसे 60 का उम्र जो है तो उसके पहले कुछ कारण से डेथ हुई है, कोई सुसाइड की हिस्ट्री है, तो ये चीज़ें देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कोई भी होम्योपैथ जब जब भी दवा का चयन करेगा तो उसको ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें उसको ध्यान में रख कर ही दवा का चयन करना होता है। इसके अलावा ज़रूरी हमारे लिए हो जाता है कि जो बच्चे को दवा चल रही है अब करंट डेट में या थेरेपी चल रही है, वो देखना तो क्या सही तरीके से वो सारा कुछ चल रहा है, थेरेपी से कितना बच्चा इम्प्रूव हुआ है, आप कितने साल या कितने महीने से ले रहे हो, हफ्ते में कितने दिन लेते हो। और इसके बाद में हमारा रोल होता है कि एज अ फिजिशियन, एज अ डॉक्टर, हम लोग बच्चे में क्या देखते हैं। तो वो हमारा टॉपिक है, तो मैं आपको उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। तो आखिरी में मुझे यही बोलना है आपको कि आप जितना अच्छे से हमें हिस्ट्री दे पाओगे, दैट विल हेल्प अस टू चॉइस द एग्जैक्ट रेमेडी, जो अच्छा दवा हो आपके बच्चे के लिए, जो अच्छे से काम करे। तो ये सारी चीज़ें हमें जानना ज़रूरी होता है ऐसी सारी केसेस में। मैं डॉक्टर प्रदीप बागल, मेरा प्रॉपर क्लिनिक इगतपुरी में है। इसके अलावा मैं नासिक और मुंबई, ये दोनों जगह पे मैं विज़िट को आता हूँ। सो आप अगर अपॉइंटमेंट मुझसे लेना चाहते हैं आपके बच्चे के बारे में, तो आप ज़रूर, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो एंड यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में है। ऑफलाइन में इगतपुरी, नासिक और मुंबई, ये तीनों सिटी में मैं आता हूँ। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में माइलस्टोन वाला। तो उसमें आप ज़रूर देखना कि बच्चे का एक्चुअली बच्चा ऑफ द ट्रैक कहाँ पर जाता है। तो शुक्रिया सभी माताओं और पेरेंट्स का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।